Assalamualaikum, welcome back to my channel Smooth Like a Floss, that is SLAF. So here we are within another lecture of pre-operative health status evaluation जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे our compromising medical condition. We covered cardiovascular problems in this topic and now we are on another topic that is pulmonary problems. ठीक है, pulmonary problems में हम पढ़ेंगे एस्थमा और COPD. तो जो एस्थमा है हमारा, स्टार्टिंग विद एस्थमा, तो व्हाट इज़ एस्थमा? एस्थमा बेसिकली हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे पास एयरवे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है या एयरवे के जो मसल्स हैं, ठीक है, उनकी टाइटनिंग हो जाती है अराउंड द एयरवे, जिसकी वजह से पेशेंट इज़ अनएबल टू और इट्स हार्डर फॉर हिम टू ब्रीथ. उसकी वजह से वो जो पेशेंट है जिसको ये हुआ है वो मुश्किल से ब्रीथ कर पा रहा होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो इसको हम एस्थमा बोलते हैं. तो अगर एस्थमेटिक पेशेंट अगर आपकी डेंटल क्लिनिक में आ रहा है या डेंटल OPD में आ रहा है, तो आपने बेसिकली उसको मैनेज कैसे करना है, तो ये पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है. तो सबसे पहले वो एस्थमेटिक पेशेंट वॉकड इनटू योर क्लिनिक, तो आपने सबसे पहले उसका क्या करना है कि आपने सबसे पहले उसे लेनी है प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है और उससे पूछना है कि उसको ट्रू एस्थमा है या उसको एलर्जिक राइनाइटिस है, ठीक है. व्हाट इज़ ट्रू एस्थमा? ट्रू एस्थमा हमारे पास होता है जिसमें इन्वॉल्व हमारी इन एयरवे इन्फ्लेम्ड, स्मॉल एयरवेज जो है हमारी वो इन्फ्लेम्ड हों और उसकी वजह से उसको वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो और डिस्निया हो, ठीक है. दैट इज़ ट्रू एस्थमा. तो ऐसे पेशेंट से आप क्या पूछेंगे कि उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो उसको एस्थमा का अटैक होता है उन चीज़ों की वजह से, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी देर तक उसको अटैक रहता है, सीवियरिटी क्या है, कितना ख़तरनाक एक अटैक उसका हो सकता है, ठीक है. मेडिकेशंस वो कौन सी यूज़ करता है और जो मेडिकेशन वो यूज़ करता है उस पर उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसा देती है, सही है. साथ ही साथ आपने उससे पूछना है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है. जैसे बहुत से लोगों को एस्पिरिन एलर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनसाइड एलर्जीज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो हम स्पेसिफिकली पूछते हैं कि उसको एस्पिरिन से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है. साथ ही साथ आप उससे उसकी मेडिकेशंस का जब पूछते हो तो आप पूछते हो कि मेडिकेशंस कौन सी ले रहे हो आप, तो वो बताता है कि मैं मोस्टली जो होते हैं पेशेंट्स एस्थमेटिक वो एल्बिटोरॉल ले रहे होते हैं, ठीक है. उनको एल्बिटोरॉल प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है. कुछ लोग जो है वो सिम्पथोमिमेटिक्स अमीन्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है एपिनेफ्रिन या मेटोप्रोटेनॉल. इनके एयरसोल्स लोग अपने साथ कैरी करते हैं. एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होता है उनके पास एयरसोल, ये वो लोग कैरी कर रहे होते हैं क्योंकि ये सेल्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसकी आसान है, ठीक है. तो आप उससे ये सारी हिस्ट्री पूछते हो. जब आपने सारी हिस्ट्री पूछ ली तो अब आप एस्थमेटिक पेशेंट को मैनेज कैसे करोगे जब वो आपकी क्लिनिक में आ जाए. तो आपने तो सबसे पहले उसके साथ यूज़ करना है एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल्स. एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल आपने हर पेशेंट के साथ यूज़ करना है, चाहे वो एक नॉर्मल पेशेंट क्यों ना आ रहा हो आपके पास, जिसको कोई सिस्टमेटिक कोई कॉम्प्रोमाइजिंग मेडिकल कंडीशन उसको नहीं है, आपने उसके साथ भी एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल यूज़ करना है, ठीक है. सबसे पहले आपने यूज़ करना है एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल, सही है. फिर पेशेंट से पूछना है कि आप कोई स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रहे. अगर वो स्टीरॉइड्स ले रहा है तो आपने उसको फ़ौरन उसके फिजिशियन के पास रेफ़र करना है और उसको बताना है कि मैंने इसका डेंटल प्रोसीजर करना है एंड ही इज़ टेकिंग स्टीरॉइड्स. तो आप या तो उसकी डोज़ ऑग्यूमेंट कर दें, उसकी डोज़ मैं लाइक थोड़ी चेंज कर दें, कम कर दें या ज़्यादा कर दें, व्हाटसोएवर कर दें, ठीक है. या आप जो है वो उसकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ प्रोसीजर से पहले तक के लिए 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप उसको रोक दें, ठीक है. तो आप उसको फिजिशियन के पास रेफ़र कर दो अगर तो वो स्टीरॉइड्स ले रहा है तो, ठीक है. आपने जो है वो एनसेड्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे पेशेंट के साथ, ठीक है. अवॉइड यूजिंग एनसेड्स. नाइट्रस ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हो, इज़ सेफ़ टू यूज़, क्योंकि उसके कुछ ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट्स होते हैं. जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसको पहले से ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है तो हमने उसको ब्रोंकोडायलेट करना है, ठीक है. तो इसलिए हम नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं कि उसके माइल्ड ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट होते हैं, ठीक है. इसके अलावा आपने क्या करना है, हेयर इट इज़ के ये बॉक्स है आपकी टकर्स में पेज 11 बॉक्स 1.13 चैप्टर 1, ठीक है. आप ये इसको यहाँ से भी कर सकते हो मैनेजमेंट्स में,
सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि डेफर डेंटल ट्रीटमेंट अंटिल एज़मा। आपने तब तक डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना है जब तक एज़मा वेल कंट्रोल ना हो जाए और पेशेंट के पास कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के साइंस ना हो, ठीक है। तब तक आपने उसका डेंटल ट्रीटमेंट को डेफ़र करना है। उसके बाद आपने स्टेथोस्कोप लेना है और उसके चेस्ट साउंड को लिसन करना है कि कहीं उसमें वीजिंग साउंड तो नहीं आ रही है बिफोर एनी मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, ओरल सर्जिकल प्रोसीजर और सिडेशन। उसको सिडेट करने से पहले भी आपने उसके वीजिंग लंग्स के साउंड्स, चेस्ट साउंड्स है करने हैं कि कहीं वीजिंग साउंड या कोई और हमें सिम्टम तो ना नहीं दिख रहा उसमें एज़मा का। आपने एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल यूज़ करनी है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं आपने अवॉइड करना है कि एनी रिस्पिरेटरी डिप्रेसेंट आप कहीं यूज़ ना कर लें, आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। कंसल्ट द पेशेंट फिजिशियन, ठीक है। पेशेंट के फिजिशियन से आपने कंसल्ट करना है। उसके बाद आपने पेशेंट से पूछना है कि कहीं वो क्रॉनिकली जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं ले रहा, ठीक है। और प्रोवाइड प्रोफाइलैक्सिस फॉर एड्रीनल इनसफिशेंसी, सही है। कीप अ ब्रोंकोडायलेटर कंटेनिंग इनहेलर इजीली एसेसिबल। आपने जब प्रोसीजर शुरू करने से पहले अपनी डेंटल चेयर के पास एक ब्रोंकोडायलेटर रख लेना कि ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको एज़मेटिक अटैक हो तो आप फिर इधर उधर भागते फिरो कि भाई किसी के पास ब्रोंकोडायलेटर है तो दे दूँ, या इसके बैग में आप सर्च आउट कर रहे हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने पास डेंटल चेयर पे अपने पास ही रखो, पेशेंट को पकड़ा दो या ऑन द डेंटल चेयर के जो डेंटल चेयर पे उसको रख लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है जो मैंने आपको बताया कि अवॉइड यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड्स, ठीक है। एनसेड्स का यूज़ आपने नहीं करना इन सच ससेप्टेबल पेशेंट्स जिनको एज़मेटिक अटैक्स हो सकता है, सही है। दिस वाज ऑल अबाउट योर एज़मा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। हियर इट इज़, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बेसिकली क्या होती है कि ये हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें ग्रुप टुगेदर हैं। कौन सी दो चीज़ें? ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो बेसिकली हमने ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ पढ़नी है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ओनली दीज, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ क्या होती हैं कि ये हमारे पास पेशेंट को जो ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो पल्मोनरी इरिटेंट्स को, ठीक है, तो उनके अंदर हमारे पास हो जाती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। किस किस्म के इरिटेंट्स? जैसे कुछ लोग जो हैं उनको स्मोक से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास डस्टी एरिया में बहुत ज़्यादा काम करे जहाँ पे उसका डस्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, ठीक है, तो उनको हो सकता है ये। अब इसमें होता क्या है, चूँकि उनको रिस्पिरेटरी इरिटेंट्स से एक्सपोजर जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो एयरवे टिश्यूज़ का मेटाप्लीजिया हो जाता है, ठीक है। जब एयरवे टिश्यू का मेटाप्लीजिया होता है तो हमारे पास एयरवे क्या हो जाती है? इन्फ्लेम्ड और डिस्रप्टेड। तो इन्फ्लेम्ड और डिस्रप्टेड होने की वजह से वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है एयरवे, ठीक है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड होने की वजह भी हमारे पास बहुत सारी होती है, जैसे वहाँ पे म्यूकोजल एडिमा हो जाए, ठीक है, या वहाँ पे उसको एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रही हों, ठीक है, ब्रोंकोस्पैज़म हो जाए, ठीक है, तो इन वजह से वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। तो फिर ऐसे पेशेंट जो होता है वो माइल्ड से मॉडरेट या भी कोई भी नॉर्मल सा काम करें एक्सर्शन वाला, ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा प्रेशर अपनी बॉडी पर अप्लाई करे तो वो डिस्निक हो जाता है। ऐसे लोगों को फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं? रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ऐसे लोगों को फ्रीक्वेंटली जो होते हैं वो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। साथ साथ उनकी थिक सिक्रीशंस होती हैं और उनका चेस्ट बैरल शेप हो जाता है, सही है। और जब आप स्टेथोस्कोप लगा के उनकी चेस्ट साउंड सुनते हैं तो आपको ऑडिबल वीजिंग साउंड सुनाई देती हैं, ठीक है। साथ साथ उनके एसोसिएटेड पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, और चूँकि एसोसिएटेड पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो वो इवेंचुअली फिर लीड आउट करता है किसको? राइट साइडेड हार्ट फेलियर को, फाइन।
तो ये सारे जो था उसकी पैथोजेनेसिस और क्या बोलेंगे सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम्स थे हमारे COPD के पेशेंट का। अब अगर आपके पास COPD का पेशेंट आ जाए डेंटल क्लिनिक में या डेंटल OPD में, तो आपने उसको कैसे मैनेज आउट करना है। तो अगर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे है तो आपने उसको एडिशनल सप्लीमेंट्स देनी है या उसको जो उसके फिजिशियन के पास रेफ़र कर देना है। ठीक है, आपने सेडेटिव्स और नारकोटिक्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, इसको अवॉइड करना है, उसको अपराइट पोजीशन में रख के ट्रीट करना है। ठीक है, उसको स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन में नहीं ट्रीट करना, उसको अपराइट पोजीशन में ट्रीट करना है। और साथ साथ आपको जो सप्लीमेंटल O2 है उसका यूज़ अवॉइड करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपने ये बॉक्स करना है, बॉक्स 1.14 ऑन पेज 12 फ्रॉम टक्कर्स। ठीक है, इसके अंदर ये सारी मैनेजमेंट लिखी हुई है। मैनेजमेंट में क्या है कि डेफर ट्रीटमेंट अंटिल लंग फंक्शन हैज़ इम्प्रूव्ड एंड ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। तब तक ट्रीटमेंट आपने नहीं करना जब तक उसका लंग फंक्शनल इम्प्रूव ना हो जाए और ट्रीटमेंट जो है वो ईजीली पॉसिबल ना हो जाए। ठीक है, चेस्ट को आपने बायलेटरली स्टेथोस्कोप से सुनना है ताकि आप उसकी डिटरमिन करें एडिक्वेसी ऑफ ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, उसके अलावा आपने एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल्स यूज़ करना है, रिस्पिरेटरी डिस्प्रेसेंट यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, अगर ऐसे पेशेंट को क्रॉनिक ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन रिक्वायर हो तो आपने कंटिन्यू करनी है उसकी प्रिस्क्राइब फ्लो रेट। लेकिन अगर उसको नहीं है रिक्वायर तो आपने उसको फिजिशियन पे कंसल्ट करना है कि बिफ़ोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीजन। पहले तो अगर उसको रिक्वायर है और वो पहले से यूज़ कर रहा है तो लेट हिम यूज़। ठीक है, जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन है जितना उसको कहा है उसके फिजिशियन ने यूज़ करने का। लेकिन अगर उसको रिक्वायर नहीं है, वो नहीं यूज़ कर रहा और आपको ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, तो सबसे पहले उससे पहले एडमिनिस्टर करने से पहले आपने उसके फिजिशियन से पूछना है कि मैं कर लूँ या नहीं करूँ। फिर वो फिजिशियन आपको जैसा गाइड करे यू विल डू अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अगर पेशेंट क्रॉनिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी रिसीव कर रहा है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है तो पेशेंट को आपने मैनेज करना है एड्रीनल इनसफिशिएंसी के लिए। ठीक है, अवॉइड प्लेसिंग द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में ऐसे पेशेंट को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, आपको उसको अपराइट पोजीशन में ही ट्रीट करना है। आप ट्रीट करो ही ना सुपाइन पोजीशन में। कॉन्फिडेंट टू द अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट दैट पेशेंट कैन टॉलरेट इट। आप इसको उसकी बर्दाश्त को आजमाओ ही नहीं। आप उसको जब आपका ट्रीटमेंट अपराइट पोजीशन में हो सकता है तो आप उसको अपराइट ट्रीटमेंट में ही करो, पोजीशन में ही करो ट्रीटमेंट। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटाओ। आप ब्रोंकोडाइलेटर जो है वो अपने पास रखो, एसेसिबल हो, आपको आपके करीब में ही हो अगर यूज़ करना पड़ जाए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लोजली मॉनिटर द रिस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, और आप ऐसे पेशेंट के लिए जो है वो आफ्टरनून अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हो ताकि उसकी जो सिक्रीशन है उसकी क्लियरेंस हो। ठीक है, आप जब सो के उठते हो तो आपकी बॉडी, आपके लंग्स में सिक्रीशन जो होती हैं वो एक्यूमुलेटेड होती हैं। बाय द एंड ऑफ द डे जैसे दिन चढ़ता जाता है वो सिक्रीशंस जो हैं वो क्लियर आउट होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो इसीलिए आप ऐसे पेशेंट्स को मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स नहीं देते हो क्योंकि उसमें सिक्रीशंस एक्यूमुलेटेड होती हैं पहले से। आप उसको आफ्टरनून अपॉइंटमेंट्स देते हो कि जब वो आए तो उसका एयरवे क्लियर्ड आउट हो। ठीक है, नेचुरली क्लियर्ड आउट हो। सही है, तो ये सारा था आपकी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेज़। तो आपके पल्मोनरी प्रॉब्लम्स के 2 ही टॉपिक थे दैट आर कवर्ड टुडे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रीनल प्रॉब्लम्स का, जिसमें हम रीनल फेलियर, रीनल ट्रांसप्लांटेशंस वगैरह पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। डू सब्सक्राइब माई चैनल स्मूथ लाइक अ फ्लॉस and hit the bell icon to know more about my lectures, to get updated about that, and do subscribe my Instagram page that is also smooth like a floss. The link will be given to you guys in the description. Thank you.